पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ रहे हैं। तो अपन ने पिछली क्लास में क्या देखा था? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रपति का इलेक्शन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। साथ ही कैसा है, साथ ही अप्रत्यक्ष चुनाव, इंग्लिश में हिंदी क्या कहेंगे इसे? अप्रत्यक्ष चुनाव। उसके बाद इसमें वोट कौन कौन डालेंगे? राज्यसभा लोकसभा के सदस्य और साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना है, निर्वाचित शब्द जरूरी है। इसमें वोट कौन नहीं डालेंगे? तो इसमें आपको याद है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा। वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डालते। पहले विधानसभाओं में भी एक एंग्लो इंडियन चुना जाता था, मतलब मनोनीत किया जाता था। चुना भी जा सकता था, मनोनीत भी किया जाता था। यदि उस एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता तो वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डालते। परंतु आप सभी को याद है इस एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, ठीक है। ऐसे दो लोकसभा में चुने जाते थे तो उनको भी हटा दिया, ठीक है। ये राष्ट्रपति बनाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये लिया अपन ने आयरलैंड से। फिर हमने ब्रिटेन से ले ली। ब्रिटेन से लिखवाया, इसीलिए बोलता हूँ पढ़ो पढ़ोगे तो याद रहेगा। सबसे पहले वही पढ़ाया था आपको, विदेशी स्रोत। अब लिखिएगा, आज समझेंगे अपन एकल संक्रमणीय एकल स्थानांतरणीय पद्धति। स्थानांतरणीय पद्धति यानी हेडिंग बना लेना है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। या वोट मत लिखो, दोनों जगह मत कर दो, इसको पद्धति है वैसे। एकल संक्रमणीय स्थानांतरणीय मत या देखो इसमें ध्यान रखना है, एकल स्थानांतरणीय या एकल ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है? तो आप पहले लिखोगे या पहले समझाएं? तो देखो आप सभी को याद है, इधर देखना बात कर, एक सिस्टम चलता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। याद है आपको? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसका हिंदी अर्थ क्या बताया था मैंने? आगे बहुत सारे अर्थ निकलते लेकिन अपन नहीं। ये राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लिया, बल्कि आप सभी को याद है कि जहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन में कौन कौन आते हैं बताइए? लोकसभा का, विधानसभा का और पंचायतों के तीनों स्तर और म्यूनसिपालिटी यानी नगर निगम, नगर है ना, रहते हैं नगर परिषद, नगर निगम, इनके इलेक्शन भी कैसे होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन। अब यहाँ ध्यान रखना है, आगे निकलने की पद्धति मतलब जिसको एक भी अधिक वोट मिला तो वो विनर। देखो कोई एक विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 1 लाख वोट आए, कितने वोट डाले? 1 लाख, मतलब वोट डाले। मान के चलते हैं कि उसमें 60,000 लोगों ने वोट किया, बहुत सारे वोट डालने नहीं जाते, और एज्यूम कर लेते हैं 10 कैंडिडेट खड़े हुए उसमें, ठीक। इसमें से एक कैंडिडेट, ए नाम के कैंडिडेट को 10,000 वोट मिले और बाकी सबको 9, 8, 7, 5, 4 ऐसे मिले। तो इसमें बताइए विनर कौन हुआ? 10, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा वोट। तो ये तक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जो आगे निकला वो जीते। परंतु ऐसा राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं, ठीक। वहां पर एक न्यूनतम कोटा निकालना पड़ता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब इसमें ये बताइए
कि क्या इस ए नाम के व्यक्ति को सभी लोगों ने पसंद किया? नहीं। मात्र 10,000 लोगों ने उसकी हमें हाँ मिला। बाकी जो 90,000 लोग हैं या तो उसको पसंद नहीं किया या उसकी पसंद में हाथ नहीं बढ़ाया। आज समझ में यहाँ पर ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का अर्थ क्या है वो लिखो पहले आप। लिखो। लिखना है फिर आगे मैं फार्मूला लिखूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। लिखना संसद तथा या आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है, ठीक है। संसद तथा राज्यों और संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व लिख रहा हूं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल स्थानांतरणीय मत द्वारा होगा। ठीक है, लिख लिया इतना। अब देखो ये नया शब्द है, ये क्या है? तो ये वही है कि आपका एक वोट परंतु ट्रांसफर, जिस अनुपात में आपको वोट मिलेंगे। चलो पहले एक लाइन में लिखो फिर आपको समझ में आएगा। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है। गुप्त मतपत्र द्वारा होता और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। हम न्यूनतम कोटा कैसे निकालते हैं तो उसका फार्मूला लिखो आप। अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे कि द्रौपदी मुर्मू का जो उनके विपक्ष में खड़े हुए थे यशवंत सिन्हा, वो जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें किस प्रकार वोटिंग हुई वो भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन अगली क्लास में। पहले अपन बेसिक समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें और कौन कौन से प्रिंसिपल इस पर काम करते हैं। तो कोटा कैसे निकालते हैं तो सूत्र लिखिएगा, ध्यान रखना है। दिए गए मतों की संख्या, वेद मत लिख लो, वेद मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। +1, ठीक है। देखो
वेद मत जो निकलते हैं वो हर राज्य के लिए अलग अलग है और सांसदों के लिए समान है। इस बार 700 एक सांसद की वोट वैल्यू थी, परंतु हर राज्यों की अलग अलग थी। जैसे उत्तर प्रदेश की 208, लेकिन वहीं सिक्किम की 7। पढ़ेंगे बनाने ना कैसे निकालते हैं। दो प्रिंसिपल का ध्यान रखेंगे तो देखो यहाँ पर दिए गए टोटल मतों की संख्या मान लेते हैं कि 100 वोट पड़े। कितने वोट पड़े लिखना नहीं है आपको, ये लिखना है बस, ये समझना 100 वोट पड़े। और प्रेसिडेंट की वैकेंसी कितनी है? 1, परंतु उसमें अधिकतम कितने खड़े हो सकते हैं? मान अर्थात कितने ही प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े हो, लेकिन वैकेंसी कितनी है? 1। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति को 51 वोट मिलेंगे वही प्रेसिडेंट बनेगा। सर इसमें पार्टियां रहती है क्या? कांग्रेस बीजेपी? देखो इसमें कांग्रेस बीजेपी ऐसा रहता है कि सब मतलब जैसे बीजेपी पार्टी, तो बीजेपी ने किसको खड़ा किया था अपनी तरफ से? द्रौपदी मुर्मू। अदर जो पार्टियां थी सभी कांग्रेस आरजेडी जो भी टोटल पार्टी थी उन्होंने खड़ा किया था अपनी तरफ से यशवंत सिन्हा। लेकिन आप सभी को याद ही इनमें वोट कौन डालते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। तो ये बताइए अब वर्तमान में केंद्र में कौन सी सरकार है? बीजेपी। तो ये बताइए कि उसमें भी बहुमत किसके पास है? बीजेपी पास। तो लोकसभा में सीटें किसके पास ज़्यादा है? बीजेपी पास। तो बीजेपी जो पार्टी है उसके व्यक्ति किसको वोट देंगे? उसके सदस्य द्रौपदी मुर्मू को। यानी जिस पार्टी ने उनको खड़ा किया, जिस पार्टी मतलब बीजेपी ने जिस व्यक्ति को खड़ा किया वो स्वाभाविक सी बात है। परंतु एक समय ऐसा भी आया था, और समझ लो विशेष घटना रही 1969 में 2 व्यक्ति खड़े हुए। एक हुए वीवी गिरी। कौन हुए? वीवी गिरी। और एक हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, इनको खड़ा किया था कांग्रेस ने। किसने खड़ा किया था? कांग्रेस ने। लेकिन और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, फिर भी ये हार गए। और कौन जीत गया? ठीक, ये जिस पार्टी ने इनको खड़ा किया था फिर भी हार गए। अंतरात्मा की आवाज से वोटिंग की, है ना, हल्का सा बहुमत था, इसमें ये जीत गए। ठीक, फिर बाद में नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति रहे जिनको निर्विरोध चुना गया था। निर्विरोध चुनने का मतलब उस समय वोटिंग ही नहीं की, क्योंकि एक ही प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े हुए थे 1978 में। एक उदाहरण से समझ लेंगे इसको कैसे वोटिंग होती है, फिर आगे अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी और भी प्रिंसिपल काम करेंगे वो भी अपन समझेंगे। मान लेते हैं कि 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं। ठीक, 4 व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए, लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें अपने को प्रेफरेंस भरनी पड़ती है। एक बैलेट पेपर देते हैं, उसमें आप चाहते हैं कि मैं बी को 1 नंबर पर रखूं, यानी मेरी पसंद है कि मैं बी को 1 नंबर पर रखूं, यानी बी जीते। अगर बी नहीं जीतता है तो मैं सी को चाहूंगा कि वो जीते। अगर वो भी नहीं जीतता है तो मैं ए को प्रेफरेंस दूंगा। फिर ठीक है, न्यूनतम कोटा की व्यवस्था, न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है, न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत, ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद प्राप्त हो सके, ठीक। लीजिएगा नीचे लाइन से, इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के द्वारा अपने मत पत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त की जाती है
इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के द्वारा, मतदाता है ना वोटर, ठीक है, ध्यान रखना, अपने मत पत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त की जा सकती है या की जाती है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। जैसे अपन ने 1 2 3 4 बताया था अभी आपको, एक नंबर पर बी को, दूसरे नंबर पर सी को, ऐसे